जो म्यूज़िक है वो टोटली डिफरेंट है। सब इंडी रहने वाला, बॉलीवुड को इतना नहीं मिलेगा भाव। बोल नहीं सकता हूँ और गा रहे हैं, देख नहीं सकते हैं तो गा रहे। अरे भाई ये फेक लोग हैं, फिर रियल में मिलो, रंग दिखा दो। यूज़ करने वाले बहुत बैठे हैं। हसल शो को आपने फॉलो किया होगा? हसल 2 का म्यूजिक प्रोड्यूसर था मैं। MC स्क्वायर, पैराडॉक्स, सृष्टि, इन सबके गाने प्रोड्यूस किया मैंने। जब मेरा शो खत्म हो, गली बॉय आई थी और मुझे पता नहीं क्यों लोग मुझे बार बार बोलते गली बॉय में आपकी वॉइस है। शो में पहुंचने का मेन रीज़न ब्रेकअप था? नहीं, बट मैंने उस पर एक गाना किया था। मैं लड़ेगा तूफान भी डरेगा, हद पार मैं करेगा हार पचती नारे, काफी सीरियस रफ्तार है फ्यूरियस, जब आते जंग में मैदान हिला दें। स्टार प्लस ने जैसे आपने बताया कि 2 साल के लिए रोक रखा था, मतलब ये सारा कुछ पहले बता रखा था आपको? बच्चा था ना, 17-18 का बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट दिया, साइन कर लिया। अपने को तो शो मिल रहा है ना, क्या ही देखना। शो जीतने के बाद क्या सीन रहा? मतलब अपने आप लोग खुद अप्रोच करते हैं या मैं तब भी स्ट्रगल शो करना जीतने के बाद भी, जब तक मेरे हाथ पैसे वाले पैसे नहीं लगे थे, मैं लोकल में जा रहा हूँ, भाई लोग पकड़ रहे हैं और उस टाइम मैं रिप्लाई नहीं देता था। लोग नशे काट के मुझे फोटो भेज रहे, रिप्लाई कर दो, ए लिखा हुआ है, किसी ने कुछ लिखा हुआ है। बट वही कहते हैं ना, शो जीतने के बाद बंदा गायब हो जाता है। इन चीज़ों के वक्त यहाँ आप कर नहीं सकते कुछ नहीं। मॉरिशियस से फ़ोन आते थे, दुबई से फ़ोन आ रहा है शो वगैरह के लिए, कुछ नहीं, बैठे थे। रियल पता नहीं लगता ना लोग कैसे हैं, वहाँ पे बहुत बनावटी दिखते हैं। अभी दिलजीत दोसांझ भाई जिमी फैलन पे अबे गूज बम्स, मज़े आ गए। उनको चाहिए था टाइटल ट्रैक कौन बनेगा करोड़पति का। मेरे पास अप्रोच किया उन्होंने, एक वर्जन बनाया, देवर हैप्पी। मैं पहुंच गया 22वें वर्जन पे, सब खुश, प्रोड्यूसर से लेके कंटेंट टीम से लेके चैनल वाले सब कुछ सही है। मैं गया JW मैरियट, मेरे बर्थडे के एक दिन पहले बच्चन सर से मिल रहा हूँ। कहते यार बच्चन सर से ना हो नहीं पा रहा है वो, तो इस साल में ड्रॉप करना पड़ेगा। मैंने कहा यार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट फॉर यू बाय फिल्मी केफ। आज के स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट मिस्टर अक्षय धवन। सर कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया, आप बताओ कैसी चल रही है लाइफ? मस्त चल रही है। कैसा लग रहा है यहाँ पे वापस अपने होम टाउन में आके? मतलब होम टाउन के जैसे कोई फीलिंग नहीं होती आई थिंक। तो स्टार्ट करते हैं सर आपकी जर्नी से। आप यहाँ से ब्रॉन एंड ब्रॉट अप लुधियाना से हुए, उसके बाद आप मुंबई तक गए। तो यहाँ से लेके वहाँ तक आपका सफ़र जो है वो कैसा रहा? कैसे पता लगा कि मेरे को एक इस पर्टिकुलर करियर में जाना है, और इस करियर को चूज़ करने के लिए आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई होंगी, और यहाँ से लेके वहाँ तक मुंबई तक का सफ़र जो रहा वो कैसा रहा? तो स्टार्टिंग से मैं ये टेकी टाइप का लड़का था कि मुझे टेक से बहुत प्यार था। मुझे पता था इंजीनियरिंग की लाइन में जाना है, तो शुरू से ही ये विजुअल बेसिक वगैरह सब चीज़ों में पढ़ा रहता था। बट एक ना आई थिंक ये मेरी कॉलिंग थी या ये क्या थी, एक आपके अंदर ना एक मकसद डाल के भेजा जाता है। तो मैं करता तो ये सब था, स्कूल में भी सोचा था इंजीनियरिंग लाइन में जाऊँगा, बट बैक ऑफ द माइंड ना एक विजुअल आता था मेरा कि मैं स्टेज पर खड़ा हूँ, लोग हैं मेरे आगे बहुत सारे, बट मुझे पता नहीं था वो क्या है। वो धीरे धीरे ना फिर उस इमेज पे आप फोकस करो, जैसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं, उस इमेज पे, उस विजुअल पे इतना फोकस करो वो किस दिन सच हो जाता है। तो जिस टाइम मुझे पता लगा कि मुझे रैपिंग वगैरह करनी है, मेरा ब्रेकअप हुआ था हाल ही में अपना 9th-10th में। ओके। तो बोहेमिया सुनना शुरू किया था तब ताज़ा, और जो बोहेमिया मतलब फॉर एवर बोहेमिया फ़ैन हूँ, वो सुन के फिर जो उसके बाद आया कि नहीं यार रैप करना, तो वो जो विजुअल था ना उस टाइम आया था, उसका मतलब बनने लग गया उस टाइम पे। मैंने सोचा मैं 18 से पहले मैं किसी शो पे जाऊंगा और वो शो जीत के आऊँगा। अब आप समझ लो मैनिफेस्टेशन की पावर थी या क्या थी, मुझे पता नहीं। जब मैं शो में था तब नहीं मुझे लगा था मैं जीतूंगा। मैं था पहले राउंड तक गया, 2 राउंड तक गया, मिले बहुत है, मैं शो जीत के बाहर आ गया। मैं को यार ये हो क्या रहा है। उसके बाद 1-2 साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, अच्छा मैनिफेस्टेशन असली में ये चीज़ है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कैसे पता लगा कि मतलब वहाँ तक कैसे पता लगा कि ऑडिशंस होते हैं, कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है? मैं 12th के बाद मैंने अपना क्या बोलते हैं म्यूज़िक की पढ़ाई और करी थी। मुझे म्यूज़िक प्रोडक्शन करनी थी, उसके लिए मैं मुंबई चले गया था सीखने को। तो अपना इंस्टीट्यूट था वहाँ पे सीख रहा, तो मीनवाइल वहाँ पे रैप भी अपना साइड बाय साइड करता रहता था। तो एक किसी फ्रेंड ने बताया ऐसे ऐसे शो आ रहा है, दिल है हिंदुस्तानी कुछ, तो वहाँ पे ऑडिशन दे दो। मैंने पहले ऑनलाइन भेजा किसी के साथ कपल बना के कि ऐसे हमारा वीडियो, उन्होंने कुछ रिवॉर्ड बैक नहीं किया। फिर मैं उधर ऑडिशन देने गया, उन्होंने देखा, एक तो मैं रैपर जैसा उस टाइम पे लगता नहीं था कुछ भी। अभी रैपर होते चेन वेन पहनी, अभी तो वैसा थोड़ा टायर कर लिया, बट वैसे चेन में मैं भोंदू सा लड़का, मोटा चश्मा पहना हुआ, बाल साइड पे, वैसे करके रैप कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कुछ अतरंगी चीज़ है। उन्होंने फिर बोला इस पे लिख के लाओ, उस पे लिख के, एक्सपेरिमेंट करते हैं वो आपके साथ कि आपकी कितनी बैंडविड्थ है, आप कितना जा सकते हो।
वो सब किया। फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे राउंड्स होते हैं, उसके बाद आता है कि आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर इन सब के आगे होते हो, म्यूज़िक डायरेक्टर के आगे, वो फिर आपको बताते हैं कि आप जा सकते हो या नहीं। फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे 3 वो दिए थे टॉपिक्स, जैसे जिस पे लिखना था। एक फ्रेंड पे था, एक माँ पे था, और एक और टॉपिक था, मुझे याद नहीं उस टाइम। उस पर लिख के लाओ, और उसके बाद होता है कलिंग राउंड, जिसके बाद आप टीवी पे जाते हो। अब उस कलिंग राउंड के पहले ही जब उन्होंने मुझे वो दिया टॉपिक्स दिए, मैं उस दिन घर जा रहा हूँ लोकल से ना, उस टाइम विरार रहता था मुंबई का सबसे लास्ट, ऐसे लोकल में जा रहा हूँ, मैंने टॉपिक दिया वो मैं गाने का, मेरा गाना वो बहुत वायरल होता, माँ वाला गाना, पहला शब्द पहला, मैं लोकल में जा रहा हूँ और वो लाइनें मेरे पास अपने आप आ रही। मैं सही बताऊँ, मैं कुछ नहीं सोचा मुझे वो गाना लिखना, वो वही चीज़ हो रही है, कोई मेरे अंदर भेज रहा है वो, तो वो लाइनें मेरे पास हुई, मैं घर गया, मैंने उसी रात में वो गाना लिख दिया। और मुझे नहीं पता था इतना बड़ा गाना, क्योंकि रोज़ लिखते रहते हो ना, आपको पता नहीं चलता कि क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो वो गाना जब मैं कलिंग में परफॉर्म किया, इन्होंने, एक होता है कि आप किसी को आपका काम बहुत अच्छा लगता है, वो कहता है वाह वाह, एक होता है कि उससे भी ऊपर वहाँ शांत हो जाता है बंदा, इसने क्या कर दिया, और जिससे एक्सपेक्टेड ना हो, क्योंकि वहाँ पे मुझे देख के लगी थी नहीं जाएगा ज़्यादा आगे, कुछ नहीं होगा, वो पूरे सीजन रहा कि नहीं ज़्यादा आगे जा पाएगा, और वही बार बार ब्रेक होता गया। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आपको टीवी राउंड तक रखेंगे हम। वहाँ पे टीवी राउंड तक उनका था कि हाँ बस इसका एक गाना अच्छा है, आगे नहीं लेके जाएंगे। मुझे बाद में पता चल रहा है, वो अंदर से ही जो प्रोडक्शन टीम है उसने मुझे बताया, फ्रेंड थी, तो कहते कि तेरा था कि तू बस एक राउंड तक ही जाएगा, उसके बाद तुझे निकालेंगे। अब मेरा एक हो गया राउंड अच्छा, तो बादशाह पाजी उधर सुनिधि मैम को बोल रहे हैं कि यार ये तो इतना अच्छा रैप करता है, ये फालतू गाने क्यों ही लिखेगा, ये गाड़ी वो सब क्यों ही लिखेगा। तो फिर ऐसी ना कोई बात आई चश्मे वगैरह को लेके, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, और उस टाइम तक था कि मेरा उसी तक जाना है, वहाँ के बाद मेरा पत्ता कट्टा है, शो से बाहर हूँ मैं। अब वही पता नहीं है कैसे चीज़ें होती गई, एक के बाद एक उन्होंने मुझे बोले चश्मा, बादशाह पाजी बोले चश्मा लगाते क्यों ही फालतू को ऐसे फालतू गाने लिखेगा जैसे आजकल चलते हैं। तो फिर मैंने ऐसे ही बोल दिया, मगर चश्मा ही तो सारी दिक्कत थी। कहते क्या दिक्कत? अगर बुली करते थे, मोटा चश्मा ज़्यादा नंबर है ना, तो बुली करते थे स्कूल में ये वो। उन्होंने कहा भाई अगली बार तो बस बुली पे गाना लिख के लाएगा, बुलिंग होती है जो उन पे। अभी मैंने कहा ठीक है, मैंने गया लिखा, वो भी मुझे पता नहीं था कि क्या लिखा क्या नहीं लिखा, बस जो जो मन में आता गया बैठता लिखता गया। फिर वो जिस दिन परफॉर्म किया उसके बाद एक होता है कि उसके बाद भी सिलेक्ट करते हैं, और वहाँ पे गोल्डन बजर टाइप बोलो या कुछ बोलो, वैसा था कि आपको सीधे टॉप 12 में डालते हैं। उस गाने के बाद बावजूद मैं भूला उधर, उस गाने में सीधे टॉप 12 में मुझे डाल दिया, ऐसा परफॉर्म किया जो भी किया। तो मैंने कहा यार ये सही। और फिर वैसे ही करते करते सारी जर्नी गई, वहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स के साथ भी परफॉर्म करने मिला, सब मिला, बहुत अच्छा एक्सपोजर था वो। तो क्या ये रियलिटी शोज एक्चुअल में रियल होते हैं? देखो जिसमें मैं था, बाकियों का आजकल मैं भी देखता हूँ बहुत वो काराकाती चल रही है, स्क्रिप्टेड भी नहीं, बहुत वो हो गया, क्या बोलते हैं उससे, वो वर्ड क्या होता है, क्रीपी से, क्रीपी भी नहीं यार, क्रिंज इज द राइट वर्ड, क्रिंज हो गए, कुछ भी कर रहे हैं, छोटी बात पे रोना वोना। मैं जिस शो में था वो इतने स्मार्ट थे, वो मोमेंट्स ऐसा बना देते थे। 4 महीने आप घर से कांटेक्ट में नहीं हो, एक तो प्रेशर इतना, मेरा सबसे ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे बाकी लोग हैं उन्हें बने बनाए गाने हैं, मुझे हर हफ्ता गाना लिख के देना है, और वो भी फिर जो स्टार की टीम है वो रिजेक्ट करी है क्योंकि कुछ वर्ड्स टीवी पे नहीं बोल सकते, कुछ वो सब है, वो सब चल रहा है। तो उस चक्कर में वो सब था, बट क्वेश्चन क्या था मैं भूल गया। यही कि रियलिटी शोज स्क्रिप्टेड का वही ना, तो मेरे वाले में नहीं था, वो मोमेंट्स ऐसे क्रिएट करते कि जैसे आपकी घर से बात नहीं हुई है, वो बिना कुछ बताए पीछे से आपके पेरेंट्स को स्टेज पे ला रहे हैं, अब एकदम शॉक तो हो गए ना, और फिर इतना आप वो ओवरवेल्म्ड होते हो कि आप इतना अच्छा कर रहे हो, उनको बता नहीं पा रहे हो, पर वो फिर खुद आके देख रहे हैं, वो मोमेंट्स ही वैसे क्रिएट कर देते कि आप नेचुरली इमोशनल हो जाते हो। बट आजकल जो हो रहा है भाई, वो बोल नहीं सकता हूँ और गा रहे हैं, देख नहीं सकते हैं तो गा रहे, अरे भाई ये मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ ये क्या चल रहा है। तो वो आजकल देख के तो होता है, एटलीस्ट मेरे टाइम पे वैसा उतना नहीं था। जैसे आपने बताया भी आपके शो में बाकी सब मतलब ऑलरेडी जो गाने रिलीज हैं वो गा रहे थे, बट आपको टास्क था कि आपने सॉन्ग्स बनाने हैं, रैप्स बनाने हैं, तो कहीं ना कहीं उसी वहीं से आई थिंक कॉन्सेप्ट ये उसके बाद उठाया गया हसल शो का भी, आप कह सकते हो। हसल शो को आपने फॉलो किया होगा? हसल शो से मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है, क्योंकि हसल 2 का म्यूज़िक प्रोड्यूसर था मैं। हसल सीज़न 2 है जो, उसमें टीम थी हमारी 4 बंदों की, उसमें एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर मैं था, MC2, पैराडॉक्स, रुष्टी, इन सब के गाने प्रोड्यूस किया मैंने। तो हसल 1 आई थिंक, बट मेरे से ऐसा कुछ नहीं, उनका MTV बहुत बड़ा मतलब चैनल है,
तो ऑलरेडी उनका सब बढ़िया चला, तो था कि एक, क्योंकि वो उस गली बॉय आई थी ना जब मेरा शो खत्म हो, गली बॉय आई थी, और मुझे पता नहीं क्यों लोग मुझे बार बार बोलते गली बॉय में आपकी वॉइस है। मैंने कहा नहीं यार ऐसा कुछ है नहीं, होती तो बढ़िया था बट नहीं थी। तो मेरा उसी टाइम जीता था और उसी टाइम गली बॉय का था, तो उसके बाद ही आई थिंक वो निकाला उन्होंने हसल का जो भी है कॉन्सेप्ट, वो पर बहुत टाइम से पाइपलाइन में था कि ऐसा कुछ बनाना है, क्योंकि हिप हॉप की वेव इंडिया में भी बहुत बढ़ गई है, उस टाइम बढ़ रही थी धीरे धीरे धीरे। तो वही हुआ। फिर हसल मेरे से तो कोई लिंक नहीं है उनका, बट उसकी प्रमोशंस के लिए मुझे बुलाया था MTV, अलग अलग कॉलेजेस में जाके पिक करना कौन अच्छा है कौन नहीं। वो सीज़न 1 में किया था और सीज़न 2 में मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर उसका था, म्यूज़िक प्रोडक्शन की टीम में था, तो काफ़ी उनके सॉन्ग्स प्रोड्यूस किए वो सब। हिप हॉप का जैसे आपने बोला कि आज के टाइम पे बहुत क्रेज़ बढ़ रहा है, एक्चुअल में हिप हॉप है क्या? देखो हिप हॉप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल्फ। अब क्या हो, और आजकल बहुत हो गया कि हम कुछ और दिखाते जो हम रियल में है नहीं है। अभी मैं चाहता हूँ, मेरे लिए हिप हॉप की डेफिनेशन क्या है, जो मैं रियल में हूँ ना, जो मैं अपनी रियलिटी में, मैं वही बातें बोलूँ, वही बातें सुनाऊँ और वही बातें दिखाऊँ। लोगों का हिप हॉप क्या हो गया, अच्छा वहाँ पे वेस्ट में उसने ये किया हुआ, ऐसे किया हुआ, वैसे रहेंगे, ठीक है उनके लिए में भी ठीक होगा, बट वो फिर उतने पीरियड के लिए ही चलते हैं, वो ओरिजिनलिटी फाइंड नहीं कर पाते, वो उसके स्टेप्स कब तक फॉलो करेंगे, वो तक पॉइंट के बाद रुक गया ना, बिल्कुल ओरिजिनलिटी फिर कहाँ पे गई। वही चीज़ है कि हिप हॉप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल्फ। तुम कितना खुद को यूनिक वे में दिखा सकते हो। अभी मैं एक बात बोलूँ, आज मैंने खाना खाया, बहुत सिंपल सी, बट उसको तुम किसी अच्छे तरीके से बोलो या वो बोलो, वो फिर बढ़िया लगता है। दैट इज़ हिप हॉप। मेरे ख्याल से ना, जैसे मैं ये चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे हिप हॉप का क्रेज़ बढ़ रहा है ना, रैप का क्रेज़ बढ़ रहा है आजकल। क्या हो रहा है मेरे ख्याल से कि लोग ना सिंपथी मतलब लेने के लिए कुछ ऐसा भी शो कर देते हैं कि मैं तो ऐसे फैमिली से हूँ, मैं तो मतलब हो भी सकता है कि वो नहीं भी हो, बट फिर भी वो ऐसी रैप्स लिखते हैं या ऐसा कुछ लिखते हैं, फिर बताते हैं कि ये एक्चुअल में ऐसा होता है। देखो होता तो है, बट वो झाड़ा भी वो अभी MTV हसल में सीज़न 1 में एक बंदा आया था, तो रफ्तार ने उसे गंदा झाड़ा। वो बोलता मेरे पापा रोड पे ऐसे करते वैसे करते, कहते तुझे खाने को मिल रहा है ना, तेरे लिए कमा रहे हैं ना, कहता हाँ, तो फिर क्या होता है, क्या दिक्कत क्या है इतना, मतलब लाइफ तो मैं किसी भी पॉइंट पे, मैं इस पॉइंट पे आके भी मुझे बहुत रोज़ धक्के मिलते हैं लाइफ से, बट उठना अपने पे है ना, कितना तुम सिंपैथी दिखा दोगे। और बाजार में गम का कोई खरीदार नहीं, तुम खुश हो तो सब पास में आएंगे, वो लाइफ मोटो बांध के चलो और आगे चलते रहो, नहीं तो ये सिंपैथी 2 दिन काट चलेगा, तीसरे दिन चौथे दिन कहेगा भाई क्या पागल है, छोड़ो इसे, वो सब है। शो जीतने के बाद क्या सीन रहा, मतलब अपने आप लोग खुद अप्रोच करते हैं या तब भी स्ट्रगल करना पड़ता है? शो जीतने के बाद भी जब तक मेरे हाथ पैसे वाले पैसे नहीं लगे थे, मैं लोकल में जा रहा हूँ, भाई लोग पकड़ रहे हैं, और उस टाइम मैं रिप्लाई नहीं देता था, लोग नशे काट के मुझे फोटो भेज रहे, रिप्लाई कर दो, ए लिखा हुआ है, किसी ने कुछ लिखा हुआ है, गंदा क्रेज़ हो गया था। ओके, बट सही था, काफ़ी सही था, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, बट वही है जितना ऊपर जाओ हम्बल रहते रहो उतना बढ़िया है। अभी 2 महीने पहले आपका बॉलीवुड में भी एक आई थिंक रैप एक आया है सॉन्ग। कौन सा मुझे खुद नहीं बताती जाती रहती है। मैंने सुना था, अभी मैं रिसर्च कर रहा था तो वो मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा मेरे को, वो मैं लड़ेगा कुछ करके ना। हाँ मैं लड़ेगा, तो वो कैसे क्लिक हुआ, मतलब? तो मैं प्रीतम दा का स्टूडियो है जैमेट, वहाँ पे अपना काम कुछ आता है, फ़ोन कॉल तो काम करने को वो सब चलता रहता है। तो एक आकाश है, फ्रेंड ही हैं, उन्होंने वो पूरी मूवी में एक्ट किया वो है, तो आया मेरे पास ब्रीफ आया कि ऐसे ऐसे एक मूवी का गाना है, तो वैसा हमने कुछ मोटिवेशनल टाइप बनाना है। तो इस गाने के बहुत ड्राफ्ट्स लिखे मैंने, 7-8 ड्राफ्ट्स लिखे होंगे, तो एंड में आके हमने ये फाइनल किया था। और मुझे पता नहीं था इतना अच्छा लगेगा, मैंने मूवी भी नहीं देखी थी, जबकि मेरे स्टूडियो में सारी मूवी बनी है, मैंने एक बार भी नहीं देखी थिएटर से पहले। तो वो जो आकाश भाई उनके साथ भी बैठे, हमने सब डिस्कस किया, उन्होंने सारा बताया मूवी में ऐसे है और ये स्टोरी है जो भी है, तो वैसा सब लिखा बनाया। फिर थिएटर में आप अपना गाना सुन लो, वो फीलिंग ही अलग है, मैं आपको बताता हूँ, आप खुद को देख लो या सुन लो, अलग फीलिंग है। इससे पहले साउथ के बहुत बड़े वो एक्टर अपने विजय थलपति, उनकी मूवी मास्टर आई थी, उसमें टाइटल में गाना बज रहा, मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा ये क्या चल रहा है, और आपको रियल नहीं लगता वो सब कि अबे यार। और जैसे ना मूवी का टाइटल आया, दे कॉल मी मास्टर, ऐसा कुछ, और मेरी आवाज़, मैंने कहा भाई क्या फीलिंग आ रही है ये। तो ये सब चीज़ें हैं, और इन्हीं चक्करों में भी मूवीज़ में शाहरुख खान सर के साथ नहीं पहुंचा हूँ मैं, बट उनके लिए मैंने रैप लिखे हैं, 1-2 एड्स जिनमें उन्होंने रैप किया, मैंने लिखा हुआ वो सब। अजय देवगन की मूवी में, अजय देवगन सर की मूवी में रनवे 34 में मेरा रैप है। तापसी पन्नू की अभी ब्लर आई थी, वो गाने मैंने लिखे हैं। तो मतलब चलता रहता है। अब एक टाइम के बाद आके ऐसे ना हेड डाउन करके काम करो, एक टाइम के बाद देखते हो अरे यार इतना सब किया हुआ है, मतलब और आपको मोटिवेशन मिलती है, और आगे जाना, और अच्छा करना है, वो सब है। तो 2 लाइनें ज़रूर हो जाएं।
मैं लड़ेगा की। मैं लड़ेगा तूफान भी डरेगा, हद पार मैं करेगा हार पछती नारे, काफी सीरियस रफ्तार है फ्यूरियस, जब आते जंग में मैदान हिला दें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। ये मैंने जब हमें पता चला कि आपका हमने पॉडकास्ट करना है तो मैंने ये रिसेंटली सुना जी। बहुत अल्टीमेट इसमें मोटिवेशनल मतलब कि एक फील है ना, मेरे ख्याल से एक अच्छे लेवल का ये lyrics जिम वाला है, मतलब हाँ। जिम में जाओ, कानों में लगाओ, करो भाई आज करेंगे अच्छे से डेडलिफ्ट। बिल्कुल। लुधियाना और मुंबई में क्या डिफरेंस फील करते हो? नाइट लाइफ लुधियाना में भी बहुत चेंजेस आ गए, नाइट लाइफ में भी। साउथ सिटी चले जो 24 घंटे वाले खुल रहे हैं, वो बहुत सही है। बट है एक वो 2 बजे 10 बजे के बाद ही आपको खाली लगेगा। मुंबई 4 बजे तक चलो भाई, और काम ही हमारा वैसे चलता है ना, सारी रात रात में, दिन में लोग सोते हैं, रात रात में काम चलता है। बट लुधियाना की कोई ऐसी चीज़ जिसको अभी भी मिस करते हो? खाना अभी तो चलो डाइटिंग कर रहा हूँ, बट चीट डे रखे हुए हैं संडे को। बट खाना वो मुंबई में नहीं। खाना अच्छा है मुंबई का, बट नॉर्थ वालों को नॉर्थ वाला ही चाहिए। वो तो है। पंजाब के और मुंबई के लोगों में क्या फ़र्क है? मुंबई के लोग थोड़े हैं सोफिस्टिकेटेड, अपने काम से काम। यहाँ पे भाई सब भाई हैं, अरे तुम अरे तुम इसका आ भाई वो सब है। यहाँ पंजाब में वो है, बिल्कुल हमारे कल्चर में भाईचारा वो है। और हाँ, हमारे कल्चर में वो। वहाँ पे थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे क्रीम है ना, पूरे इंडिया की क्रीम है मुंबई में। यहाँ से है कोई, वहाँ से है, तो सब अपने काम से काम। और वहाँ पे है भी थोड़ा वैसे, बट नहीं सही है। तो जब आप मुंबई शिफ्ट हुए, कुछ वर्स्ट एक्सपीरियंस किया लोगों की तरफ से, या कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहो? ठीक ही थे लोग, तो मिलते मतलब हर जगह। हेल्पफुल है वहाँ पे लोग? हेल्पफुल हाँ, एक दो काफ़ी अच्छे लोग मिले जो अभी तक साथ है, जिन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। बट एक दो वैसे भी मिले। बैलेंस रहता है हमेशा, अच्छे हैं तो बुरे भी हैं, तो है कुछ वैसा नहीं था, बट सही था। अब देखता उस टाइम पे टफ था, बट अब जहाँ पे इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि उसको क्रॉस करना पड़ता है यहाँ तक आने के लिए। पहले आप लाइफ में अगर आपको पहले ही कोई बुक दिखा दे, अच्छा आपको ये सब करना पड़ेगा, आप पहले ही बढ़ जाओगे, भाई अपने से नहीं होगा। जब फंस गए हो ना, निकलना तो है ही है। अब रो के निकलो, हंस के निकलो, आप पे है। बिल्कुल, वो सब है। किन किन आर्टिस्ट के साथ कोलैब कर चुके हो अभी तक, और सबसे फेवरेट किसके साथ रही? सबसे फेवरेट यार ये सब ना मुझे लिखना पड़ता है। जोनीता गांधी, अमित प्रकाश मिश्रा, यार बहुत। निकिता गांधी के साथ मैंने किया। निकिता गांधी, अरे बहुत सारे। कुमार शानू जी, अपने हिमेश रेशमिया के साथ अक्षय कुमार की मूवी का गाना किया, रूबी कंगन, तो वो भी। और सबसे मज़ा आया हिमेश रेशमिया सर के साथ मुझे ये, उनके पास में गया। अभी कोई आर्टिस्ट होता है ना, आपको ब्रीफ देता है ऐसे करना है, ऐसे। उन्होंने कहा अक्षय ये गाना तुझे जो करना कर। मैंने किया, कहते मज़ा आ गया। अच्छा मैं कहा ऐसा होना चाहिए आर्टिस्ट, फ्रीडम देते आपको जो करना कर। वो सबसे बहुत लिस्ट है ऐसे, तो सारे ही अच्छे हैं, हर एक के साथ अलग कुछ सीखने को मिलता है, ऐसे कुछ ऊपर नीचे नहीं है। बट सबसे ज़्यादा मज़ा आता है प्रीतम दा के साथ। वो एक गाने के 50 वर्जन गाएंगे, लिख दो, क्योंकि उन्हें पता है, बंदा टॉप पे बैठा, उन्हें पता है क्या चलता है क्या नहीं चलता। 50 लिख, उसमें से अपन 2-3 फाइनल कर लेंगे, वो मज़ा आता है। और वो आपको चैलेंज होता है एक तरह से, खुद को कितना बीट, कितना आगे लेके जा सकते हो, वो है। प्रीतम सर एक्चुअल लाइफ में कैसे हैं? बहुत जॉली, बहुत प्यारे। और वो रियल, वो टीवी पे भी वैसे ही हैं। वैसे ही हैं, मतलब बहुत प्यारे से लगते हैं टीवी पे, तो मतलब वैसे भी बहुत प्यारे हैं। कभी डांट वगैरह नहीं पड़ी कोई गलती पे? नहीं, कोई गलती होती नहीं ना। मतलब कुछ लोगों का सर्कल और ऐसा होता है ना, उनके साथ काम करो, कुछ नहीं आपको वो ऊपर नीचे होता, सब बढ़िया चलता है। एक और है आदित्य पुष्करना जी, म्यूजिक डायरेक्टर है, बहुत सही, दंगल वगैरह में उन्होंने म्यूजिक दिया है। उनसे ही, उनके साथ ही मैंने जितना काम किया अभी तक, जितना काम किया, अब कभी वो हो ही नहीं सकता, डगमगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों का और कुछ लोगों का कनेक्शन ऐसा होता है जिनके साथ जुड़ जाते हो ना, आपका कभी वो हो ही नहीं सकता। उनके साथ मज़ा भी आता है, सीखने को भी बहुत मिलता है। वो सब है, ये सब ऐसे लोग होने चाहिए लाइफ में, सीखने को मिलता है, क्योंकि पैसे कमा लोगे, इंसान कमाने मुश्किल है। वो है। पहले के रैपिंग स्टाइल में और अब के रैपिंग स्टाइल में कितना डिफरेंस है? पहले बहुत बेसिक करता था, अभी मुझे पता है मुझे कब बेसिक करना है, कब कॉम्प्लेक्स करना है। हमेशा नहीं तकड़ता थोड़ा तेज़ देना है। अभी भी कपिल शर्मा का शो देख के आ रहा था, कोई आया हुआ था, मतलब मुझे लगता है, ओपिनियन है मेरा, कि हर जगह आपको तेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कभी दिखा दो, क्योंकि तेज़ करना इज़ लाइक कि एक फ्लेक्स है, मतलब एक कि आप दिखा रहे हो हाँ मैं तेज़ कर सकता हूँ, कर सकते हैं, ठीक है। हर जगह तेज़ करना, हर गाने में तेज़ करना, समझ कुछ आ नहीं रहा। मैं स्टार्टिंग में बहुत तेज़ करता था, बट एक टाइम लगा समझने में। लोग भी जितनी जल्दी समझें कि एक फ्लेक्स की तरह यूज़ करो, कभी दिखाना है कोई स्किल है, कभी ना बोलूँगा तुझे मैं जाना मैनेज कर, ये बंदा हाजिर होगा तेरे एक ही मैसेज पर, दिखाओ, कभी फ्लेक्स की तरह दिखाओ, हमेशा नहीं तक रहता। अरे भाई रुको समझने दो। वो चीज़ है।
मेरा ओपिनियन है, बाकी लोग तो बहस करेंगे ही, और मेरा ओपिनियन ये है क्योंकि मैं बहुत वो हूँ, मैं पहले बहुत तेज अब मैं बैलेंस रखता हूँ, सिंपल स्मूथ सबको समझे, क्योंकि मेरी ऑडियंस में चाहता हूँ समझे, मेरे साथ गाए, वो चीज़ है। इस चीज़ के पीछे रीज़न क्या है कि मतलब कि जब एक नॉर्मली जब रैप करना इंसान शुरू करता है, जैसे आपने कपिल शर्मा के शो की बात करी, वो एपिसोड मैंने भी देखा, वो ऑडियंस में से एक लड़का आया था, है ना, उसने बहुत तेज रैप करी। हाँ। तो जब नया बंदा रैप में आता है तो वो यही फ्लो पकड़ता है, फिर धीरे धीरे उसको समझ आना शुरू होती है, क्योंकि वो डिस्टेंस ही काटना है, वो जब तक आपको समझ आते हैं ना तब तक बहुत टाइम निकल जाता है। आई थिंक वो स्लो और काम जब हम रह के कोई सॉन्ग परफॉर्म करते हैं तो वो ज़्यादा हिट होते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है, तेज वाले भी होते हैं, बट बैलेंस समझना पड़ेगा आपको कि तेज और वो, और वर्ड्स की क्लैरिटी, उसकी वर्ड्स की क्लैरिटी भी भाग रहा है क्लैरिटी, भाई तेज भी बोल रहे हो, क्लैरिटी, अभी अपने सीधे मौत वगैरह क्लैरिटी है, तलहंजु में क्लैरिटी है, तेज में भी आते हैं, तो वो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अब मैं कहता हूँ पहले आप 100 के BPM पे भागो, देखो 60 पे भागो, देखो, फिर बढ़ाते जाओ, क्लैरिटी लाते जाओ, कितनी क्लैरिटी ला सकते हो। अभी रैप जो इंडस्ट्री है, आप किसे एडमायर करते हो या किसे आइडलाइज करते हो? किसी को भी नहीं, एडमायर किसी को नहीं, सुनता सबको हूँ, फॉलो करता हूँ, एडमायर किसी को नहीं करता। बोहेमिया पाजी को एडमायर करता हूँ, बट ऐसे भी नहीं कि स्टार्टिंग में बहुत था मैं ड्रेस उनकी तरह करना, वो सब करना, बट एक टाइम वो गैप कितनी जल्दी कवर करते हो कि आपको वही नहीं बन जाना है, आपको खुद की आइडेंटिटी ढूंढनी है। मुझे सही टाइम पे सही लोग मिल गए जिन्होंने गाइड कर दिया, सही चीज़ें होगी तो हो गया, क्योंकि मुंबई में 1 साल में ही जाते हैं आपके साथ इतनी बड़ी चीज़ हो जाए, बहुत मुश्किल है। मेरे जो दोस्त है उधर, वो बोल रहे भाई हम 14 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो ब्लेसिंग ही है एक, आपके घर वालों के कर्म हो, आपके कर्म हो, वो ब्लेसिंग ही होती है, आपको मिले तो बाकी आपकी मेहनत है, क्योंकि शो जीत के लोग गायब हो जाते हैं। मैं टीवी के आगे उतना नहीं रहा, पर बैक पे बहुत काम कर रहा हूँ मैंने। अगर अजय देवगन के साथ काम कर लिया, शाहरुख खान के साथ काम कर लिया, तो मैं मानता हूँ मैंने बहुत किया है। टीवी पे और आ रहा हूँ, धीरे धीरे वो सब हो जाएगा, जैसे भी है, काम नहीं रुक रहा है मेरा, चलते जा रहा है सब कुछ। तो काम उसके पीछे क्या रीजन है कि टीवी पे आप नहीं ज्यादा आए, बैक पे आपने काम किया, मतलब चाहते थे आप ऐसा करना? मैंने हसल 2 में ट्राई भी किया, हसल 2 में मैं गया, बट उन्होंने बोला तो पहले शो का विनर है जिसमें बादशाह था, तो फिर तालमेल नहीं बैठेगा। मैंने कहा ठीक है, तो फिर वो आदित्य पुष्कर सर थे, कहते आजा म्यूजिक बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है, पैसे मिल रहे हैं, गाने बना रहे हैं, चलो बिल्कुल वो सब कर लिया। तो काम अपने आप मिल जाता है या कनेक्ट्स मैटर करते हैं? कनेक्ट्स बहुत मैटर करता है। आपको लाइफ में इंसान चाहिए आपको काम करने के लिए, अच्छे कनेक्शंस, मतलब आप कैसे इंसान हो। मैं कहता हूँ कि मैं भी 2-3 लोग हैं जिनकी म्यूज़िक एल्बम्स बना रहा हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे से बहुत अच्छे म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं दुनिया में, उनका मेरा कनेक्ट ऐसा पर्सनल लेवल पे, वो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उनके लिए लिखता हूँ, वो सब करता हूँ। उनको पता है कि यहाँ पे मैं सेफली अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, मुझे कुछ ओवर थिंक नहीं करना पड़ता। वही सारा आर्टिस्ट का है, किसी से कनेक्शन पे, क्योंकि मेरे से अच्छे हैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर, पर वो नहीं बना पाएंगे जो वो और मैं मिलके बैठ के तालमेल से बना लेंगे। क्योंकि म्यूज़िक इज़ नॉट कि अपने कितनी किक्स भरी, कितना वो भरी, कितना कनेक्ट है लोगों से, आपस में कनेक्ट है, वही कनेक्शन बाहर दिखता है, वही चीज़ है सारा म्यूज़िक। ओके, एक सीरियस क्वेश्चन हो जाए, ऐसा आर्टिस्ट जो ओवररेटेड है? ओवररेटेड है, और इसका डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए हमें। हाँ यार, वही ना, मैं इधर के ज़्यादा सुनता भी नहीं, मैं सही बताऊँ तो। ओवररेटेड किसको अब जलील करूँ, मैं इधर के सुनता नहीं, मुझे नाम भी नहीं पता कोई ऐसे खास। कहीं के भी, चाहे नॉर्थ के हो, चाहे मुंबई के हो, ऑल ओवर इंडिया में आप किसी का भी नाम ले सकते हो। ओवररेटेड यार, सही बताऊँ सही, कोई भी नहीं ओवररेटेड लग रहा मुझे, सब अपना अच्छा कर रहे हैं। ओके, अंडररेटेड कौन है जिसमें टैलेंट बहुत है? मैं। आपके अलावा कौन है? मेरे अलावा कौन दोस्त बोल रहा था भाई मेरे रैप, मेरा नाम ले लेना। हाँ वही सोच रहा हूँ मैं। नहीं यार, मैं सही बताऊँ, मैं इधर का ज़्यादा नहीं फॉलो करता, कोई रील वगैरह आ गई, कोई वो सब हो गया, सही है। मैं कहता हूँ ये चीज़ें ना लाइफ में आपको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। अब लोग कहेंगे ज्ञान दे रहा है, वो दे रहा है, अब किसी को बुरा भी बोल रहे हो ना, वो सबकॉन्शियसली आप पे आ रहा है। अब वर्ड्स बोल रहे हो ना, आपका दिमाग वो सुनता है, वो ये नहीं देख रहा आप किसको बोल रहे हो, वो सुनते जा रहा है, वही आप पे एक पॉइंट पे आता है। तो इसलिए सब अच्छा कर रहे हैं, सब बढ़िया है, अपने को सबसे आगे जाना, भगवान सबका भला करे, सबसे ज़्यादा हमारा करे। बिल्कुल। शो में पहुंचने का मेन रीज़न ब्रेकअप था? नहीं, बट मैंने उस पर एक गाना किया था, प्रीति, उसका मैंने रियल नाम नहीं लिया, गाना किया था मैंने मिक्का पाजी के साथ फ्यूजन करके ना, कुछ तो कोलैब से उधर गा रहा हूँ मैं। एक दिन उसका ना मैसेज आ गया इंस्टा पे, हेलो हाय देयर प्रीति दिस साइड। मैं कहा तुझे कैसे पता चला, मैंने तेरे बारे में लिखा था।
वही हंसी मजाक चला, बट ठीक है, वो भी अच्छा कर रही है लाइफ में। वो बचपना था यार, बट ठीक है, एक स्पार्क मिल जाती है आपको। ब्रेकअप तो अब बोरे हैं, अब लिख रहे हैं हम गाने और अब मज़ा आ रहा है गाने लिखने में। अब सीरियस है ना, क्योंकि अभी लाइफ में पता है वो सब है, ठीक है, चाहिए, दिल टूटते रहना चाहिए, मुझे लग रहा है तभी कुछ अलग निकलता है दिल से। 9th स्टैंडर्ड में आपका ब्रेकअप हो गया, हम तो स्टेट बोर्ड से थे, 9th में हम तो लड़कियों के साथ भी नहीं बैठते थे तो आपका तो हमने क्या क्या कर लिया 9th में, क्या बताओ। वही कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हो कि स्कूल में बुलिंग भी बहुत होती थी, गर्लफ्रेंड भी बना ली, ब्रेकअप भी कर लिया। गर्लफ्रेंड बहुत मैंने उल्टे तरीके से बनाई है, वो हम कभी बाद में बात करेंगे। बुलिंग तो उससे पहले से ही चल रही थी, थोड़े थे मुश्तंडे बच्चे स्कूल में, अभी क्या ही बोलना, अभी मिलते भाई ये वो, मैं बाय बाय। वही शो जीतने के बाद जो बुली करते थे, अरे जो शो जीतने के बाद जो बुली करते थे वो कह रहे थे भाई मुझे बताइए कौन बुली कर रहा है, अभी मैं पीटता हूँ उसको। मैं कहा ये सब क्या चल रहा है। और थे यार पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, किसी के पापा जेल में, वो क्यों पंगे लेने उनसे, शांत रहो, यहाँ पे मार दिया कल फिर वही लेजेंड नेवर डाइज, ये सब थोड़ी करना है मुझे। बिल्कुल शांत रहो, हाथ जोड़ के आगे निकल लो, खुद थोड़ी देर के लिए वो बन जाओ, सही है। बाकी तो फेमस होने के लिए, जैसे आपने बोला कि फ्रंट पे आने के लिए या हर एक इंसान की ज़ुबान पे नाम लाने के लिए, आपको लगता है कि कमर्शियल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल्स करना, बड़े लेवल पे कमर्शियल्स करना? कमर्शियल्स का सिंपल फंडा है, ईजी है, सबको समझ आए। अब वो तुम कॉम्प्लेक्स भी कुछ कर रहे हो, वो भी अभी डिवाइन भी एक तरह से कमर्शियल ही चलेगा ना। बिल्कुल, कर तो वो भी कॉम्प्लेक्स रहा है, वो रहा है, उसका फैन बेस ऑडियंस ऐसा कल्ट बन गया, कमर्शियल तक वो पहुंच गया। वो तो कुछ ऐसा वो नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है अभी वो है, आप कितना रिस्क ले सकते हो लाइफ में। आपको पता है अच्छा ये चीज़ चल रही है, मैं ऐसे बनाता हूँ फेमस हो जाऊँगा, वो कभी ना कभी थोड़ा लग के हो जाएगा। या तो आप ऐसा कर सकते हो खुद पे काम करो, अपनी आइडेंटिटी के गाने बनाते जो कभी ऐसा एक पॉइंट लग गया फिर गेम बदल जाएगी। वो कमर्शियल कुछ भी निकालो, सब कमर्शियल, क्योंकि इतना बड़ा फैन बेस है, इतना बड़ा कल्ट है आपका, आप कुछ भी डालो, बकवास भी डालोगे लोगों ने आग लगा देनी है भाई, बहुत बढ़िया है वो चीज़ है सारी। अब आपको आपके 100 गाने हैं, कोई गाना 100 मिले ना, पर आपको कोई फेस से जानता नहीं, वो कोई फ़ायदा ही नहीं है। बिल्कुल। तो कमर्शियल से अच्छा अपनी आइडेंटिटी पे काम करो, कैसा दिखते हो, कैसा, वो सब आर्टिस्ट के लिए बहुत मैटर करता है। कैसा दिखते हो, कैसा बोलते हो, अपने आप को वो रखना, सही शेप में रखना, वो सब। अभी मैं लास्ट ईयर मैं 100 kg प्लस था, मैंने कहा नहीं भाई 100 kg प्लस था, मैं अभी हुआ हूँ, बॉडी बना रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, बट वो गंदा फेस था मेरा, एसिडिटी वगैरह वो सब। एक रात को मेरा ये अंगूठा चलना बंद हो गया, कुछ हो रहा है, मैंने कहा अभी लाइफ में चेंज लाना पड़ेगा, ये सब वहीं से निकला है मेरे ख्याल से गाना मैं लड़ेगा। आई थिंक सो। मतलब वही लाइफ एक्सपीरियंसेस ही आप सब जो अपने शेयर करते रहते हो। अभी पीछे गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था, 3 महीने का रिलेशन था, 3 महीने बाहर आने में लगे, 4थे महीने पे गाना फेंक दिया, अभी रिलीज़ हुआ, अभी उसकी वीडियो भी आ जाएगी 2-3 दिन में। तो वही सब लाइफ एक्सपीरियंस है सब, उससे ही लोग कनेक्ट करते हैं। और वही है, फेमस होना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने ये इंस्टा का भी एल्गोरिदम थी क्रैक कर ली। मैंने क्या किया, मैं कहा सब बोल रहे हैं फेमस होते हैं, वो सब होते हैं, मैंने 1 महीने रोज़ गाने डाले इंस्टा पे 1-1 मिनट वाले। मेरे अकाउंट की रीच होगी 5K कुछ 10K थी उस जब पहली रील डाली। महीने में कितनी होगी कितनी 50 या 100 के 50 के 10 मिलियन। मैंने 10 मिलियन मारी, और मेरी कोई वीडियो लगा लो बैक टू बैक मिलियन में जा रही है, 2 मिलियन ट्रेंडिंग में थे मेरे गाने इंस्टा पे। फेमस होना मुश्किल नहीं है। अब उसको इन कैश कैसे करना, इन दिन में कितनी देर वो करूँ, मुझे तो पैसे चाहिए ना। फिर वो ब्रांड डील्स करना वो सब, तो गानों पे फोकस। अब गानों को रील्स में वैसे लाना, फिर उनको ऊपर तक लेके जाना, वो ज़्यादा मज़ा आएगा। वो मैं करके देख चुका, मुझे पता। मुझे कोई बोलता ना इंस्टा से कुछ नहीं होता, ये नहीं, मैं रील्स डाल रहा हूँ, वो नहीं है। ये अपने आप को बहाने दे रहे हैं, कुछ नहीं है। अपने आप को बहाने दे रहे, करने को सब होता है। जिसने नहीं करना वो बहाने ही देगा, जिसने करना वो रास्ता ढूंढेगा। बिल्कुल। फेमस होना मुश्किल नहीं है, अपना कल्ट बनाना, आर्टिस्ट फैन बेस बनाना, लोग आपके पीछे पागल आपसे प्यार करते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। फेमस हो जाओगे। आने वाली म्यूज़िक इंडस्ट्री कैसी होने वाली है? जैसे 80s की बात करें, बहुत स्लो थी, फिर 90s में थोड़ा और हुआ, 20s में बीट्स वगैरह आनी शुरू हो गई, फिर रैप का कंसेप्ट आ गया। अब जो म्यूज़िक है वो टोटली डिफरेंट है। आगे जो इंडस्ट्री होने वाली है उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं? सब इंडी रहने वाला, बॉलीवुड को इतना नहीं मिलेगा भाव, सब इंडी आर्टिस्ट उठने वाले हैं। और क्योंकि कंट्रोल अभी हमारे हाथ में है ना। उस टाइम पे क्या होता था, लोगों के स्टूडियो में बड़े बड़े मिक्सर। मैं फ़्लाइट में बैठा होता, मुझे फ़ोन आया, इसका क्या बोलते हैं, पेप्सी का, गूगल का, इनका ट्रैक बना के देना, हाँ ठीक है।
भाई उधर फ्लाइट में बैठे बैठे ना इधर पहुंचा हूँ मैं, लैंड किया, लॉक हो गया, चलो भाई ख़त्म। अपने हाथ में कंट्रोल है ना, तो बहुत इंडी जोन हो गया। इतना बॉलीवुड में रहेगा, बॉलीवुड का टच रहेगा, कोई अपना है ही सारा बॉलीवुड पे बेस्ड म्यूजिक, बट नहीं, इंडी बहुत बड़ा होने वाला है, इंडिपेंडेंट सीन अभी भी हो रहा है पर बहुत बड़ा होगा अभी दिलजीत दोसांझ भाई जिमी फैलन पे, अबे गूज बम्स, मजे आ गए। मतलब इंडियन, मतलब वहाँ पे फिर आप कहते हो कि ये कर सकते हो ना, हम भी करेंगे, हो सकता है, कर सकते हैं। एक विजन मिल जाता है कि अगर ये पहुंच सकते हैं तो यहाँ तक तो हम कहाँ कोचेला गए, फिर यहाँ जिमी फैलन, हैट्स ऑफ है। उससे पहले शोज इतने बड़े लेवल और वहाँ पे मैं कनेक्ट भी स्पेशल ये करता हूँ, दिलजीत पाजी ने पीछे ही अपने ना लाइफ का पहला गाना रिकॉर्ड किया था, पीछे ही स्टूडियो है, मैंने भी वहाँ पे अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। तो आप सब समझ सकते हो मैं आ रहा हूँ जिमी फैलन पे जल्दी। तो वही लुधियाना से ही है ना वो भी, लुधियाना से। मेरे पापा उनके साथ गिटार बजाते रहे, पापा म्यूजिशियन ही है ना, उनके साथ शोज किए उन्होंने काफ़ी टाइम। कभी एक्टिंग वगैरह का भी ऑफर हुआ है? अभी मैं एक्टिंग में घुसूंगा, अब देखो 4 महीने तो मैं एक्टिंग में घुसूंगा, ये पूरा लीन करके। बहुत ऑप्शंस आई हैं मेरे पास कि ऐसे है वैसे रोल है, बट मैंने कहा अभी मैं खुद को लेके ही नहीं वो इतना कॉन्शियस फील करता, वो है एक बार भाई फिर शर्ट उतार के जो भी बोलो मॉडलिंग में मुझे घुसना है, एक्टिंग भी सेकेंडरी, मॉडलिंग में घुसना है, वो सब है। सोशल मीडिया से कोई बेनिफिट हुआ? सोशल मीडिया से बेनिफिट ही बेनिफिट है, कोई भी देख लो सारे बेनिफिट है। 5 उंगलियां की में है। नुकसान भी है बट ठीक है। क्या नुकसान है? रियल पता नहीं लगता ना लोग कैसे हैं, वहाँ पे बहुत बनावटी दिखते हैं, हम भी वैसे ही हैं, बट बुरा नहीं किसी का, फेक लोग हैं, फिर रियल में मिलो रंग दिखाते, और यूज़ करने वाले बहुत बैठे हैं, बहुत बैठे यूज़ करने वाले। कई लोग जब तक मेरा ऐसे प्राइम चल रहा है भाई भाई भाई, जब थोड़ा सा कुछ नीचे ऊपर होता है ना, एटीट्यूड दिखाने लग जाते हैं, और फिर जब वापस आया, अरे भाई तुझे याद है हम ऐसे रहते थे वैसे रहते थे। इसलिए इग्नोर करो सबको, अपने में खुश रहो, अपना वो सर्कल टाइट रखो, खुश रहो उधर। बिल्कुल। मतलब मैंने ये सुना है कि मेरे भी नोन में काफ़ी हैं जो मुंबई में काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो उनका भी ये कहना है कि जब तक आपके पास काम है तब तक लोग आपको पूछते हैं, पार्टीज़ में बुलाते हैं, उसके बाद अगर आपके पास कुछ नहीं है कोई आपसे नहीं पूछता। तो काम तो करना पड़ेगा ना, काम आपको कब ना बोलना है लोगों को वो सीखना पड़ेगा। हमेशा जाओगे ना फिर आपकी प्रेजेंस ही नहीं मैटर करेगी। अभी अच्छे खासे लोगों के साथ उठना बैठना हो, आपको ना करना भी सीखना पड़ेगा, तभी आप क्यों नहीं कि अरे इसको बुलाना किया तो अपने आप आ जाएगा, वो कभी आने ही नहीं देना। तो है, काम करते रहो, काम की कमी है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, मुंबई छोड़ो पूरे दुनिया में काम की कमी नहीं, आपको निकालना आना चाहिए। कॉन्टैक्ट्स वैसे हो, लोगों से अच्छा कनेक्शन रखो, सब हो जाता है, टाइम लगता है बट हो जाता है। रियलिटी शो में जब आप थे तो वहाँ पे एज अ कुछ वो आपको पे भी करते थे या नहीं? वहाँ पे कुछ नहीं था, वो हमें बस बना रहे थे आर्टिस्ट बड़ा, काफ़ी। तो वहाँ का रहना खाना पीना सब उनकी तरफ से था? हाँ ठीक ही था, बट उनकी तरफ से ही था, बट ठीक है क्या ही अब मैं वो कर प्लीज इतना सब दिया उन्होंने, ठीक है, जहाँ रह रहा था उससे तो बहुत अच्छा था। ओके। सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन से आ रहे हैं? बॉलीवुड में कब आ रहा है नेक्स्ट प्रोजेक्ट? अगली मूवी है, नाम नहीं ले सकता, बट बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार हैं, लिखे हुए हैं, 2 गाने हैं और एक और मूवी है, जब आ जाएंगे तो ऑब्वियसली डिस्क्लोज करूँगा, अभी करूँगा तो मैं मार देंगे वो लोग तो वही है, सब आ रहा है, चलता रहता है, क्योंकि मूवीज़ बनने में टाइम लगता है, गाने पहले बन गए, अब शूट हो रहा है अगले साल, और ऐसा भी होता है आपका आपने गाना लिख दिया, लॉक हो गया, आपको पता ही नहीं चला कि अब गाना चेंज हो जाए। बट ये वाले प्रोजेक्ट्स पे तो नहीं है, पीछे 1-2 बार ऐसे हुआ है। ऐसी किस्सा हुआ था कौन बनेगा करोड़पति का, कौन बनेगा करोड़पति का कोविड जब ताज़ा आई थिंक ख़त्म हो रहा था, उसका नया सीज़न आ रहा था, उनको चाहिए था टाइटल ट्रैक कौन बनेगा करोड़पति का, मेरे पास अप्रोच किया उन्होंने, एक वर्जन बनाया, देवर हैप्पी, मैं पहुंच गया 22वें वर्जन पे, सब खुश, प्रोड्यूसर से लेके कंटेंट टीम से लेके चैनल वाले सब कुछ सही है। मैं गया JW मैरियट मेरे बर्थडे के 1 दिन पहले, बच्चन सर से मिल रहा हूँ, पहले तो बंदे की पर्सनालिटी यार, मैं ड्रेसअप हूँ छोड़ दो, कोई भी ड्रेस हो, वो हम सबसे डैपर लग रहे हैं उधर, ऐसे उन्होंने गुची की हुडी पहनी हुई है और चीनोस पहने हुए थे, साथ में लोफर्स पहने थे, बंदे की पर्सनैलिटी इतनी सही। और फिर ऐसे उन्होंने बोला कि जाके आप बताओ, मिहिर गुलाटी जो अपने सारे म्यूजिक वीडियोज डायरेक्टर वो भी थे, वो वीडियो का कॉन्सेप्ट लेके आए थे और मैं ऑडियो अपनी लेके गया था कि ऐसे ऐसे हम सारा प्लान कर रहे हैं। उनसे मिला तो बिल्कुल हिंदी में, स्पष्ट हिंदी में बात कर रहे हैं, अच्छा आप हमें बताइए ऐसे करना है, ठीक है। फिर कह हमसे हो नहीं पाएगा, अगर रात को वो अपने घर पे ही रिकॉर्ड करते हैं जुहू में,
कहता हम अगर हमसे हो नहीं पाए हम आपको रात को फेस टाइम कर लेंगे, हमने आपका नंबर ले लिया। मैंने कहा यस सर, मैं सारी रात जागा हुआ हूँ, आएगा फ़ोन, ये होगा वो होगा। अगले दिन मैं फिर चैनल वाले को फ़ोन किया, मैंने कहा मेरा बर्थडे है, भाड़ में का बर्थडे, मुझे बताओ कैसे क्या हो रहा है। कहते यार बच्चन सर से ना हो नहीं पा रहा है वो, तो इस साल में ड्रॉप करना पड़ेगा। मैंने कहा यार 25 वर्जन एक गाने के सोचो, 1.5 महीने से बना रहा हूँ 25 वर्जन, बैक टू बैक चेंजेस, वो वहाँ हाथ लगा ये हो जाता है ना, दुख होता है। बट ठीक है, कुछ बड़ा लिखा होगा, क्या पता सीधे वीडियो लिखी हो, कुछ लिखा हो। ड्रीम कोलैब कौन सी है आपकी कि इस आर्टिस्ट के साथ कोलैब करना है? एक बोहेमिया पाजी, बोहेमिया पाजी, कोई कुछ भी बोले बट अलग है यार, वो बंदे ने अलग मुझे जुनून दिया यार। आप अभी भी सुनता ना पुराने गाने उनके, अभी वाले भी अच्छे, बट पुराने का जो कल्ट, वो आग लगती ना, काली दिनाली, गुनेगार, भाई मैं मैसेज पे बात होते हैं उनको, मैं बार बार बोलता हूँ मुंबई से हो जाओ, आता हूँ भाई, मुंबई आ जाओ, आता हूँ भाई, पूरे इधर उधर टूर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मुंबई आ जाओ। बिल्कुल सब है, ऐसे हैं सबके साथ ही। मतलब बोहेमिया पाजी की बाहर के कितने आर्टिस्ट है, चार्ली पोते थे, रफ्तार पाजी, बादशाह पाजी, सबके साथ है। मतलब बातचीत होती रहती है। बादशाह पाजी का एक बार आया भी था बीच में 1.5 साल पहले, एक गाना मैं तेरे को भेज रहा हूँ, बट फिर वही चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, रहता है। बट है, बातचीत होती रहती है, यू नेवर नो कब क्या है कब क्या है, इसलिए अपना काम करते रहो। वो वहाँ से कहीं ना कहीं से अच्छा ये चीज़ अच्छी लगी, चल ऐसा कुछ बनाते हैं, वो होता रहता है। अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में ना आते तो कहाँ फिर क्या करियर चूज़ करते? मैं कुलिनरी लाइन में, तो मैं शेफ़ होता, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। और मेरी एक डायरी है जिसमें आधी मेरी खुद की रेसिपीज़ और आधी में मैंने गाना लिखा हुआ है। और ट्रांजिशन ब्रेकअप पे हो गया, ट्रांजिशन ब्रेकअप हुआ, चलो भैया अब हम गाने लिखेंगे। वहाँ पर नहीं तो शेफ़ पक्का। वहीं मुंबई में कुलिनरी स्कूल, अभी क्या वहाँ पे जो कुलिनरी स्कूल देखा हुआ ना, मैंने देखा शाम को उन्हीं जो बच्चे सीख रहे हैं उनको ही वेटर बना के उधर भाई शादियाँ सर्व कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या चल रहा है? तो उन्होंने बोला ऐसे ही होता है। मैं कहा ठीक है, मैं म्यूज़िक में ही ठीक हूँ। नहीं ऐसे ही है यहाँ पे भी। अगर जो देखें तो ये होटल मैनेजमेंट फील्ड मतलब काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है यहाँ के भी। इवन वो आप देखोगे यहाँ पे रिजॉर्ट्स में कॉलेज का अपना वो लगा के रिजॉर्ट्स में आपको सर्व कर रहे होते हैं। वो वहाँ तक पहुँचना, वो शेफ़ बनना, ये सब वही है ना। हर मैं भी जहाँ इस म्यूज़िक लाइन में मुझे भी देखने पड़े अप्स एंड डाउन से, उसमें से निकलना पड़ता है। असिस्ट करना किसी को, किसी की फालतू बकवास सुननी। अभी 1-2 बंदे थे जिनके मैं काम करके दे देता था सारे, और 4 लोगों के आगे मुझे सुनाते थे ये तो अभी एमेच्योर है, सीख रहा है ये। अरे भाई तुम्हारे काम मैं करके दे रहा हूँ, थोड़ी रिस्पेक्ट तो रखो। बड़ा आसपास नहीं लगने देता ऐसे लोगों को। कितने लोगों ने काम निकलवाया आपसे? बहुत है, बहुत। अभी भी फ्री में कर देते हो? अब नहीं करता, अब भी फिट मतलब अच्छा रिलेशन है उनसे, उनके लिए जान दे दो भाई। वहाँ कुछ ना देखो, वहाँ पैसे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बट रिलेशन नहीं है, पता है मतलब ही लोगों से डबल लो, और वो देंगे भी। कभी किसी लेवल ने अप्रोच करने की कोशिश करी? बहुत सारे। मेरा जब शो ख़त्म हुआ ताज़ा सोनी के साथ होना था, बट स्टार का कॉन्ट्रैक्ट था। मैं 2.5 साल तो स्टार के कॉन्ट्रैक्ट में फंसा होता, ना वो कुछ कर रहे थे ना मुझे कुछ करने मिल रहा था। अभी पीछे काफ़ी बड़े लेवल से बात हुई, उन्होंने बोला जुलाई से कंटिन्यू करेंगे। अभी वापस जाऊँगा मैं जब मुंबई, अगर वो हो जाता है उसके बाद गेम बदल जाएगी। वो बहुत अच्छी डील मिली है मुझे, हो जाए टच वुड, अभी वो वुड का ये हो जाएगा, टच वुड अपना हो जाए, सब ऑन ट्रैक। मतलब वैसी डील अगर किसी आर्टिस्ट को मिल जाए ना, उसे बस काम करना है, आंखें बंद करके काम करना, और साल में गेम बदल जाएगी। वो साल भी नहीं, मैं 6 महीने में बदल दूंगा, वो बस हो जाए। उन्होंने बोला जुलाई के बाद रिज्यूम करेंगे। पीछे कुछ तो चीज़ें हो गई थी थोड़ी ऊपर नीचे, बहुत सही चीज़। बट स्टार प्लस ने जैसे आपने बताया कि 2 साल के लिए रोक रखा था, मतलब ये सारा कुछ पहले बता रखा था आपको? बच्चा था ना, 17-18 का बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट दिया, साइन कर लिया। अपने को तो शो मिल रहा है ना, क्या ही देखना। बट वही कहते हैं ना कि शो जीतने के बाद बंदा गायब हो जाता है। इन्हीं चीज़ों के वक्त यहाँ आप कर नहीं सकते कुछ नहीं। मॉरिशियस से फ़ोन आते थे, यहाँ से दुबई से फ़ोन आ रहा है शो वगैरह के लिए, कुछ नहीं, बैठे रहो। तो वो कुछ खुद भी नहीं करवा खुद भी नहीं इनिशिएट कर रहे, और वो भी नहीं। फिर बाद में जाके मैंने अपनी मैनेजमेंट पकड़ी जिनके साथ था कलेक्टिव, उन्होंने फिर सारा बैलेंस किया, संभाला थे। उसके बाद भी शोज़ वगैरह करता रहा, बट वो गरम पे इतना मार नहीं पाया मैं। ना समझ भी था थोड़ा वो, बट ठीक है, मुझे लगता है वो चीज़ें ना होती तो आज ये ना होता। अभी उस टाइम में जो चीज़ें लैक करता था अभी हाथ में, कंट्रोल में है, वो चीज़ है। हर एक चीज़ से इंसान सीखता है। ज़रूरी है हर चीज़। उस टाइम थोड़ा 2 साल पहले मैं मिलता, मैं रो रहा होता यार ये क्या चल रहा है। वो अभी मैं पीस में, मुझे पता है। मुंबई के बारे में कुछ बताओ, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें। इंटरेस्टिंग चीज़ें मुंबई की, वहाँ पे भी खाने का ही ढूंढता रहता हूँ, नई नई जगहें। अभी वहाँ पे एक मुंबा देवी जगह है, तो मंदिर है,
उनके पीछे के भगत ताराचंद लाइन से सारे सेम है, 1-2 ओरिजिनल है उनमें। उनकी थालियाँ खा लो, हो दाल पनीर भुर्जी, घी लगाते नहीं रोटी, घी में डुबो के रोटी देते हैं वो, चपाती, मज़े आ जाते। भी तो डाइटिंग है यार क्या तो ये प्रोटीन पीना पड़ेगा जाके। सही है, अच्छा नाइट लाइफ बहुत अच्छी है उधर की, और बहुत सेफ है मुंबई। 4 बजे मैं मम्मा को भी बोलता हूँ अकेले चल जाओ, कोई डर नहीं है, वैसी जगह है मुंबई। ओके, बिल्कुल सेफ है, लोग भी वैसे नहीं है जैसे दिल्ली में होते हैं। ये कंट्रोवर्सी करो मुंबई वर्सेस दिल्ली की रैप बना लो, मुंबई वाले इधर से बोल रहे दिल्ली वाले से, मैं तो लुधियाने का हूँ। सोर्स ऑफ इनकम जानना चाहूँगा एक म्यूज़िक इंडस्ट्री में, अगर कोई सिंगर है तो उसके क्या क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है? रिकॉर्डिंग्स, गानों के रेवेन्यूज़ एंड लाइव शोज़। आर्टिस्ट का तो सबसे बड़ा रेवेन्यू लाइव शोज़ है। मेरी ब्लेसिंग ये रही है कि लाइव शोज़ नहीं करो, मैंने ब्रांड डील्स बहुत किए हैं, गूगल, बिंगो, लावा, नोकिया, कोई भी मेजर ब्रांड ने सबके साथ काम किया। अभी लेटेस्ट मेरा ड्रीम था पेप्सी, हो गया रिसेंटली, हो मेरा मुंबई आने से पहले आया, ऐसे ऐसे करना है, मैनिफेस्ट किया मैंने। मैं 2 साल से बोल रहा था मैंने पेप्सी पेप्सी पेप्सी। गाना भी था बट नहीं लिखा है, गाना भी था भी वो नहीं हो क्योंकि ब्रांड का कुछ वो था, वो भी कर लेंगे, वीडियो में आएंगे सीधे, बट पेप्सी का करना था, वो हो गया। अभी देखो कब आ रहा है। लेट्स से अगर किसी का सॉन्ग क्लब में प्ले हो रहा है तो उसका भी रेवेन्यू आता है? क्योंकि लास्ट में पॉडकास्ट सुन रहा था गुरु रंधावा का, तो वो बता रहा था कि अगर मेरा सॉन्ग किसी क्लब में ही बज रहा है ना, उससे भी मैं चार्ज करूँगा, उसकी मेरे को रॉयल्टी आएगी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है ये भी एक प्रोसेस होता है। हाँ, नहीं पता मुझे फिर ऑब्वियसली। ओके, वो होता होगा मे भी ऐसा कुछ। जितना मुझे पता है रेवेन्यूज़ आते हैं आपका IPRS से, PRS से, कम्युनिटी जहाँ से आप रॉयल्टीज़ कलेक्ट करते हैं फिर आपको देते हैं। क्लब में कोई बज रहा है तो अलग सीन है ये भी। तो अगर हम किसी लेबल के साथ काम करते हैं तो लेबल क्या यूट्यूब से जो रेवेन्यू आता है वो पे करता है, या आपको वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड है? आपका कॉन्ट्रैक्ट में शेयर है ऐसा, या वो आपको पहले ही गाना या एल्बम का पे कर चुके हैं? 2 होते हैं, या तो वो करते हैं कि रॉयल्टी स्प्लिट कर लेंगे, अगर आप बड़े आर्टिस्ट हो कहेंगे रॉयल्टीज़ भी स्प्लिट कर लेते हैं, हम आपको पैसे भी दे देते हैं। नए आर्टिस्ट एक्सप्लॉइट करेंगे आपको तो वो बोलेंगे आपको पैसे भी नहीं देंगे, रॉयल्टीज़ भी नहीं देंगे, बस हम आपका गाना निकाल रहे हैं, हमारा चैनल बहुत बड़ा है, बच के रहना है वहाँ पे। वो बहुत शाणे लोग हैं, अच्छे लेबल्स नहीं करते हैं, बट जो थोड़े चढ़ रहे होते हैं ना वो छील उतारते हैं गंदी। ये आई थिंक काफ़ी लोगों के साथ होता है। तो अपना जानो राइट, पैसे चाहिए भाई। अभी वो आपको बोलेंगे मेरे पास बजट ही नहीं है, उनके पास बजट नहीं है तो फिर किसके पास है? वो नहीं पैसे देंगे। या तो करो रॉयल्टी स्प्लिट कि इतना आ रहा है तुम 30 रखो मुझे 70 रखो, गाना अपना है ना, बिल्कुल। या तो फिर आप रखो मुझे पैसे दो, उसके बाद भी रॉयल्टी स्प्लिट रखो, नहीं तो वो भी नहीं करो, मुझे पैसे दो गाने के, इतना मैं चार्ज करूँगा। और मांगो अपने आप को, वो लोग ना वहाँ पे वो कर देते हैं यार इतने वो देगा नहीं देगा, तुम अपनी वैल्यू समझो, वर्थ समझो। तुम्हें नहीं पता उससे कितने कब कमा जाएगा, और वो गाना हिट हो गया, तुम गए, वो कमा रहा है, तुम्हारे पास फिर लाइव शोज़ बचेंगे जिससे तुम्हें कमाना है। बिल्कुल। उस पर भी वो कई बार आ जाते हैं कि हमें इसमें से कट चाहिए, ये वो NOC लो, फिर उनसे वो सब पहले रखना पड़ता है। वो जितना प्रोसेस में घुसेंगे उतना समझ आता जाता रहता है। कोई फ़ैन एक्सपीरियंस शेयर करो। अरे कोई अच्छा एक्सपीरियंस, कोई बुरा एक्सपीरियंस फ़ैन के साथ? एक था, बुरा बोल लो क्या बोल लो, एक लड़की बहुत पॉजेसिव हो गई थी, बहुत पॉजेसिव। वो मेरे शो पे अपने पापा को लेके आ गई थी कि रिश्ते के लिए? नहीं रिश्ते के लिए रिश्ते तो मैं तोड़ने वालों में से हूँ। तो अपने पापा वगैरह को लेके, आप मेरे से बात नहीं कर रहे हो, ये नहीं है वो नहीं, मतलब कई बार आप संभाल भी नहीं पाते ना ये सब चीज़, आपको सिखाया नहीं जाता, आपके पास वैसे लोग नहीं होते। अभी मैं थोड़े वैसे लोगों में हूँ जिनको जो मैंने इसी लाइफस्टाइल में रहते हैं, बट पहले मैं नॉर्मल लोगों के साथ, उन्होंने बोला इसको ऐसे करो ऐसे करो, नहीं पता था कैसे ट्रीट करते हैं, कोई फ़ैन आपको कैसे ग्रीट करना है, क्योंकि वो तो आपको किसी नज़रिए से देख रहे हैं ना, अच्छा यार ये बंदा ऐसा है। था वो बहुत पॉजेसिव हो गई, मैं उसे ना फिर रूडली बात करने लग गया था बीच में कि मत फ़ोन किया कर, उसे पता नहीं नंबर कहाँ से मिला, फिर मेरे पापा को फ़ोन करे, मम्मा को फ़ोन करे, वो फिर थोड़ा लगता है कि यार फैमिली तक क्यों जा रही है, इनके रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ अगर वो तो फिर उसको थोड़ा एक दिन रूडली बात की, मैंने उसके पापा को फ़ोन कर दिया एक बार, मैंने कहा इसको थोड़ा समझा लो, ऐसे ऐसे नहीं अच्छा लगता। उस दिन उसने मैसेज लिख दिया व्हाट्सएप, आपने मेरे पापा को क्यों किया, मेरे पापा को टेंशन होगी, ये वो। मैं कहा तू समझ ले भाई ठीक है, मेरा भी बचपना था, वो भी बच्चे थे, नहीं वो नहीं बची थी ठीक है। कभी ऐसा हुआ कि प्रोजेक्ट मिला, उसका बजट बहुत ज़्यादा था लेकिन आपसे गलती से कम बजट दिया गया? अनन्या बिरला की कंपनी थी एम्पावर, उनका कुछ था,
मैं उनसे उस टाइम पे, ये मुंबई नया नया आया हूँ तब की बात है, मैं उनसे उस टाइम पे 5 लाख भी मांग लेता ना, वो दे रहे थे। ये शो से पहले की बात है, मैंने उनसे कितने मांगे होंगे, वही ना, आपको वर्थ नहीं पता होते कितने मांगे होंगे, सोचो 1-2 लाख 10,000, और उन्होंने दे दिया। ये शो जीतने के बाद है? पहले शो जीतने। बात तो मैं जाऊँ 5 से नीचे 10 से नीचे बात नहीं करो, पेटियाँ चाहिए। तो वर्थ आपको नहीं पता होती है, क्योंकि उन लोगों के पास बजट आते हैं, अभी मार्केट में ऐसे ही चलता है, उनके पास बजट आए 20 लाख, आर्टिस्ट को देंगे 5 लाख, हमारे पास 5 लाख का ही बजट है, 15 लाख उनकी जेब में, वो ऐसे ही अमीर हो रहे हैं, मस्त रोज़ IX7 निकाल रहे हैं, और फिर हम सोचते हैं यार पैसा कहाँ पे है, वो सब है। बट कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफ़ी ज़्यादा हाई है मुंबई में, तो अगर आप महीने का एवरेज में 1-2 लाख अर्न कर रहे हो कुछ नहीं है, 2-3 लाख अर्न कर रहे हो कुछ नहीं है, 10 के ऊपर स्लैब रहेगी तो आप पीसफुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, नहीं तो घिसते रह जाओगे। और वहाँ पे तो घर भी ऐसे ना, 2 करोड़ में लेने जाओगे इतना कमरा मिलेगा बस, यहाँ पे हम बंगले खड़े कर लें यार 2 करोड़ में, वही है। ऑन एन एवरेज जो टीवी आर्टिस्ट है वो क्या अर्न करता है पर डे? देखो उनके कैरेक्टर पे है और कितना बड़ा शो है। कई लोगों को, अभी 1-2 फ्रेंड थे पीछे, बट नहीं, एवरेज में होता है पर डे का होता है इनका 10-15 हज़ार, अच्छा अगर शो है पर डे का मिलता है, और हफ्ते में 4-5 दिन शो होता होगा, वैसे ही आता है इनको रेवेन्यू, और अच्छा खासा कमा लेते हैं। अगर एक दिन का तुम्हें मिले 10-15 हज़ार, 4-5 महीने में लगा लो 60-70 मारा इन्होंने। माँ जो आपने गाना लिखा था उसकी 2 लाइनें जरूर हो जाएं, वो बहुत मतलब अच्छा, वो भी एक लिरिक्स उसमें थे ना, हार्ट टचिंग था वो, उसकी 2 लाइनें। पहला शब्द पहला टीचर पहला स्कूल मेरी माँ, पहली सांस पहला दोस्त पहला प्यार मेरी माँ, सुपर माँ है मेरी माँ, क्या बोलूँ मैं माँ के बारे, दुनिया भी ये कम पड़े, झुकता पहले माँ के आगे मंदिरों में बाद में, शक्तिमान की शक्ति माँ में, खुद के सपने कैद कर मेरे सपने छोड़े आसमां में, पहला शब्द पहला टीचर पहला स्कूल मेरी माँ, पहली सांस पहला दोस्त पहला प्यार मेरी माँ। थैंक यू, वेरी नाइस। सो अक्षय भाजी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातें करके। होप करेंगे नेक्स्ट मीटिंग भी हमारी जल्दी हो और खुल के और बातें करेंगे और जानेंगे एक दूसरे के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में करेंगे। बिल्कुल। सो आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? मुझे बहुत सही लगा यार, और लुधियाना से है तो आई एम ऑलवेज अप फॉर इट, लुधियाना से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो बहुत सही लगा। सो गाइस, दिस इज अक्षय द वन, और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो फिल्मी केव के चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, घंटे को दबाओ और अपडेट्स जानते रहो। थैंक यू सो मच।